अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन की खिदमत में फरहान हनीफ वारसी का आदाब। जैसे कि आप और हम सब जानते हैं तुर्की के ज़लज़ले के बारे में कि वहाँ आने वाले ज़लज़ले ने कितनी भयानक तबाही मचाई है। सारी दुनिया की हुकूमतें, सारी दुनिया की NGOs तुर्की रिलीफ लेके पहुँच रही है। हमारे अपने मुल्क भारत की तरफ से भी भारत की सरकार ने बड़े पैमाने में तुर्की में रिलीफ पहुंचाई है और अभी भी ये सिलसिला जारी है। हमारे यहाँ बॉम्बे की तरफ से, बॉम्बे की जो तंजीम है रज़ा एकेडमी और ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलमा की तरफ से 6 रुकनी वफ्द ने भी हाल ही में तुर्की का दौरा किया था। इस वफ्द की क़यादत मारूफ पीर तरीक़त नाजिश सुन्नियत हज़रत सैयद मोइनुद्दीन अशरफ अल मारूफ मोइन मियाँ और आपके साथ में इस वक्त में रहबर कौम अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब भी शामिल थे। मोहम्मद सईद नूरी साहब रज़ा एकेडमी के बानी और जनरल सेक्रेटरी हैं। आप 2 लोगों के साथ में 4 और दिगर अफराद भी इस वक्त में शामिल थे। इस वक्त ने तुर्की का दौरा किया था और तुर्की से अभी हाल ही में ये वक्त वापस आया है। मैं यहाँ पे अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब के साथ बैठा हूँ और कुछ बातें तुर्की के बारे में करना चाहूँगा कि तुर्की में आप लोगों ने दौरे के दौरान जो देखा वो मालूमात हम तक पहुँचाएं, वो जानकारी हम तक पहुँचाएं। सईद भाई, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो 6 रुकनी वफ्द जो आप लोगों का गया था, इस वफ्द ने कितने दिन वहाँ पे क़याम किया था और कब इसकी रवानगी हुई थी? ये वफ्द जो है 26 फरवरी गुजर के 27 फरवरी को तकरीबन 1:30 बजे बम्बई से तुर्की के लिए रवाना हुआ और तकरीबन 1 हफ्ता तुर्की में हम लोगों का क़याम रहा। तुर्की में कौन कौन से शहर तबाह हुए हैं? तुर्की में तकरीबन 10 शहर जो हैं वो तबाह हुए हैं, मगर इस्तांबुल पहुंचने के बाद हम लोगों ने जिन शहरों का दौरा किया, सबसे पहले साहबी रसूल हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िरी दी गई और ये तय हुआ वफ़द ने तय किया कि हम अपनी मुहिम का आगाज़ साहबी रसूल की बारगाह में हाज़िरी देने के बाद शुरू करेंगे। तो सबसे पहले 27 तारीख को ही हम लोगों ने इस्तांबुल में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की बारगाह में हाज़िरी दिया और उसके बाद रात हमारा क़याम रहा और 28 तारीख को सुबह इस्तांबुल से गाज़ियानपेट के लिए रवाना हुए। तकरीबन 1200 किलोमीटर इस्तांबुल से गाज़ियानटेप है और फिर वहाँ से मुख्तलिफ शहरों में जाना हुआ कि जहाँ पर ज़लज़ला आया हुआ था। मिसाल के तौर पर अदियामन है, हताया है, नूरदग है, असलाया है और करामा रहंस। ये तकरीबन 8 शहर हम लोग वहाँ पर 8 शहरों में हम लोगों को जाना हुआ। तो वहाँ की सूरत हाल आपने क्या देखी? वहाँ की सूरत हाल तो बहुत ही भयानक और नाकाबिल बयान है कि जिस तरीके से वहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं वो नाकाबिल बयान है कि किस तरीके से वो परेशान हैं और उनकी परेशानी देखी नहीं जा सकती। हम लोगों ने वहाँ पर रिलीफ तकसीम करने का तरीका ये इख्तियार किया था कि कहीं पर भी जाते थे तो वहाँ पर जो टेंट लगे हुए हैं, कैंप लगे हुए हैं, तो खेमों में जाते थे और उनको कूपन दे दिया करते थे। अच्छा। 100 अगर कैंप वो टेंट लगे हुए हैं, खेमे लगे हैं, तो 100 वहाँ पर कूपन बढ़ गए और हम लोगों की सामान की जो गाड़ी होती थी, लॉरी होती थी, वो मेन रोड पे खड़ी रहती थी। वो लोग वहाँ पर आते थे तो उनको वो सामान दे दिया जाता था। ये तरीक़ेकार था रिलीफ तकसीम करने का। तो वहाँ पर बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी वाले, यानी 20-20 गाड़ियों की लाइन लग जाती थी। ऑडी वगैरह बहुत महंगी गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ी जो है वो लाइन पर खड़ी हो जाती थी और 2 कार्टून जो रिलीफ में रज़ा एकेडमी और ऑल इंडिया सुन्नी जमात उलमा दे रही थी उसको लेने के लिए वो खड़े रहते थे और वो उन लोगों ने लिया है। यानी कि बहुत ही समझिए कि नाकाबिले बयान सूरत हाल है वहाँ। अच्छा, ऐसा भी कोई इलाका देखा आपने जो मुकम्मल तबाह हो चुका है? वहाँ पर मलबे ही मलबे हो। हाँ, वो जो शहर है अदीमान से कुछ फासले पर हताया है। तो हताया जो है वहाँ पर तकरीबन 46,000 लोगों की आबादी है। वो पूरा शहर जो है तबाह हो गया है। बिल्डिंग खड़ी हुई है, तिरछी हो गई, कोई आगे की तरफ है, कोई पीछे की तरफ है, कोई बिल्कुल बैठ गई है, मसाजिद बैठ गई हैं और तिरछी हो गई हैं। तो पूरा शहर जो है वो समझ लीजिए कि टेंटों में और कैंपों में आ गया है। और वहाँ के जो बच्चे हैं रहने सहने वाले, उनके अंदर सब्र और शुक्र का मादा है और वो शाकी नहीं है, सब्र कर रहे हैं। गुलाब जैसे बच्चे, खूबसूरत बच्चे, और बेचारी हमारी माँ बहनें वो लाइन लगाती थी लेने के लिए, मगर उनके अंदर बड़ा सब्र और तहम्मुल था। लड़ाई झगड़ा और
सामान पर टूटना, ये तमाम इस तरीके से नौबत नहीं आई। और क्या हालात यहाँ के, तो वो अपनी ज़ुबान में बोलते थे कि अल्लाह का शुक्र है, माशाअल्लाह। यानी छोटा बड़ा अमीर गरीब सब ये कहते थे कि अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपने इतनी जगहों का दौरा किया तो कहीं ऐसा भी देखा कि लोग जो रिलीफ ले रहे हैं वो खुददार तो हैं, लेकिन मतलब उनको शर्मिंदगी का एहसास हो? या ये पहले जहाँ हम लोग गए तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी और उसके पीछे एक औरत बैठी हुई थी झाड़ के पीछे। तो उसने बताया कि एक औरत ने कि मेरे घर के 4 लोग जो है वो हलाक हो गए हैं, एक ने बताया कि 6 लोग हलाक हो गए हैं जी। और वहीं पर जब लोगों से गुफ्तगू हो रही थी तो एक साहब खड़े हुए थे, तो उनको हज़रत मोइन मियां साहब ने चाहा कि उनको कुछ दे दिया जाए। तो जब उसको देना चाहा तो वो लेने से इनकार कर दिया और अपनी बेटी को आगे बढ़ा दी। वो मालदार आदमी था, मालूम होता है कि रात में मालदार था और दिन में सुबह क्या हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। उसने अपने हाथ में पैसे नहीं दिए और जब उसकी बच्ची को उसने आगे बढ़ा दिया, उसके बाद फिर दूसरी बच्ची को लेकर आया। अच्छा। उसको खड़ा कर दिया। उसको भी ये नहीं बोला कि इनकी तरफ जाओ ये करो, वो खड़ा कर दिया कि अब ये लोग इस तरह मुतवज्जे होंगे तो खुद देंगे। तो फिर हज़रत मोइन मियां साहब ने उस बच्ची को भी दिया। अच्छा, तो बड़े लोग वहाँ के खुददार हैं। अच्छा, जो मलबा है सईद भाई वो उठाने का काम हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि और कितने दिन जाएंगे या कितने साल जाएंगे? ये तो हफ्तों महीनों नहीं, ये बरसों का काम है, क्योंकि पूरा शहर तबाह हो गया है। आप किलोमीटर के हिसाब से चले जाएं तो मलबा ही मलबा नज़र आएगा और यानी सालों लग जाएंगे उस मलबे को हटाने के लिए। और मैंने भी हताया का आपसे जिक्र किया तो वो तो पूरा शहर तबाह हो गया। हुकूमत ने ऐलान किया है कि असरनो इसको हम आबाद करेंगे, लेकिन वो इतना आसान नहीं, इतना आसान नहीं, बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पे अभी भी लाशें हैं मलबे के अंदर? नहीं, हताया में या दीमान में कहीं पर याद नहीं आ रहा है। तो मलबा उठाया जा रहा था तो हमने हजरत से बताया, हजरत मोइन मियां साहब से, कि चलें देखें वो वहाँ पर चलकर कि और क्या हो रहा है। तो जब आगे पहुँचे तो थोड़ी दूर के चले थे कि वहाँ से बदबू आने लगी। तो ये मालूम हो रहा है कि अब भी मलबे के नीचे लाशें दबी। जब पूरी बिल्डिंगें बैठ गई तो क्या कैसे मलबा हटेगा और कैसे लोगों की लाशें निकलेगी? जितनी बचा सके वो लोग बेचारे, उन लोगों ने बचाया, और जो नहीं बचा सके तो उनका अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा, रिलीफ के दौरान जो है वहाँ की सरकार ने कोई आप लोगों की मदद की या कोई मकामी NGOs कोई मिली आपको? हाँ, ये हुआ कि मकामी लोगों के अंदर बड़ा एक दूसरे के अंदर ताउन का मादा है। लंदन के कुछ लोगों ने वहाँ पर रिलीफ तकसीम कराया था, तो उनको जो ग्रुप मिला था तो लंदन वालों ने रहनुमाई किया कि ये ग्रुप जो है ये आपकी बड़ी मदद करेगा। तो उस ग्रुप ने बहुत मदद किया और लंदन अफ्रीका वाले का भी जो सामान था वो भी हज़रत मोइन मियां साहब के हाथों लोगों ने, कि ये सैयद हैं और आले रसूल हैं, इनके हाथ से तकसीम कराएंगे तो बरकत होगी। तो उनके हाथ से बहुत सामान तकसीम हुआ, माशाअल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल हो रहा है। अच्छा, आप लोगों की कुछ तस्वीरें भी वहाँ से आई थी सोशल मीडिया पे कि आप एक तस्वीर थी कि आप अपने हिंदुस्तान का जो परचम है तिरंगा वहाँ लोगों के हाथों में है, लोगों के वहाँ पर मतलब ये समझ लीजिए कि रिलीफ जब तकसीम हो रही थी तो हिंदुस्तान के लिए उनके दिल में बड़ी जैसे मोहब्बत है, जज्बा है। झंडा हम लोग लिए थे तो वो मांग रहे थे कि हमारे बच्चों को झंडा दो, खुद उठा रहे थे। तो ये एक समझ लीजिए कि बहुत अच्छा वो है कि हमारे मुल्क से उनको मोहब्बत है। तुर्की की सरकार ने भी तारीफ की है भारत की कि सबसे पहली मदद और ज़्यादा मदद भारत से पहुंची। अच्छा, ये बात वहाँ पर इतनी मशहूर है कि जहाँ पर भी हम गए थे तो बताते थे कि हम हिंदुस्तान से आए हुए हैं, तो वो बहुत खुशी का इजहार करते, तो इस बात का जिक्र करते थे कि सबसे पहली मदद आप ही के मुल्क से आई। अच्छा सईद भाई, वहाँ पे जो सामान जो रिलीफ लेके गए थे आप जी, तो वो यहीं से ले गए थे या वहाँ अरेंज किया था? नहीं, वहाँ पर वो जो लंदन वाला ग्रुप था वो पूरा इंतजाम उसने किया था कि उसके अंदर ये था कि एक बॉक्स में खाने पीने की चीज़ें थी और एक बॉक्स में बच्चों की और मस्तूरात की ज़रूरियात की चीज़ें उसमें थी। तो ये 2 बॉक्स जो है वो 2 कार्टून दिए जा रहे थे और वो वहीं पर लिया गया, मतलब वहीं खरीदे गए? वहीं खरीदे गए। अच्छा, कब तक हालात नॉर्मल होंगे कोई अंदाजा? बरसों लगेंगे। बरसों लगेंगे? हाँ, हालात नॉर्मल होने में बरसों लगेंगे। अच्छा, अब ये हमने सुना है कि आप लोगों का एक वफ्द जो है रज़ा एकेडमी ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलमा का रमज़ान के मौके पे भी जा रहा है वहाँ पे। हाँ, ये क्या प्रोग्राम बनाया? नहीं, वो वहाँ की तबाही का जो हाल है वो तो अल्लाह रहम फरमाए। एक जगह पर हम लोग रुके और ये हुआ कि नमाज पढ़ लें जी, असर की,
تو پانی مانگا گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, آپ وضو کا پانی مانگ رہے ہیں. جی. تو جہاں جہاں پر بھی جانا ہوا ہم لوگوں کا, جو بھی ہم لوگوں نے دیکھا, تو اتنے برے حالات ہیں. ہم نے بتایا نا کہ بڑے بڑے وہاں پر ایک جگہ پر جانا ہوا تو ٹینٹ لگا ہوا تھا, اور اس میں یعنی بچے اور مرد جو لوگ بھی وہاں پر نظر آ رہے تھے, معلوم ہو رہا تھا ان کے لباس سے, ان کے چہروں سے کہ یہ لکھپتی کروڑ پتی لوگ ہیں. جی جی. خوشحال لوگ ہیں. خوشحال لوگ. مگر وہ ان کا گھر تباہ ہو گیا, تمام چیزیں ان کی تباہ ہو گئی, اور وہ آج جو ہے خیموں کے اندر بیٹھے ہوئے. اچھا, آپ لوگ جو ہے وہ شام کی سرحد پہ بھی گئے تھے. جی جی. تو وہاں کیا رہا؟ وہاں پر وہیں کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ بہت مالدار قسم کے لوگ, خوشحال لوگ, ان کو دیکھا کہ وہ یہ حال, ان کا یہ حال ہے. اور ایک جگہ اور جانا ہوا تو وہاں پر کونسلیٹ کے یہاں پر وہ ڈرائیور لے گیا کہ میری جان پہچان والے ہیں, ان کے یہاں چلیں آپ. تو وہ کونسلر صاحب کی بلڈنگ وغیرہ تباہ ہو چکی تھی, اور ان کی فیملی جو ہے وہ خیمے میں تھی, اور وہ خود باہر بیٹھ کر اپنی فیملی کے ساتھ پاستا کھا رہے تھے. اچھا. یعنی اتنا برا حال ہے کہ اس وجہ سے یہ طے کیا گیا کہ پھر ہم اپنی قوم سے اپیل کریں. سب سے پہلے تو ان کے لیے دعا نکلتی ہے جن لوگوں نے اس کے اندر تعاون کیا, اور 20 روپیہ لوگوں نے دیا ہے. ماشاءاللہ. 20 روپیہ, 50 روپیہ, 100 روپیہ دیا ہے, جو آپ لوگوں کو ملی ہے. جی, جو امداد کیا ہے لوگوں نے. اور مساجد کے علماء, ائمہ, ٹرسٹیان, ان لوگوں نے بھرپور طریقے سے تعاون کیا. تو یہ ہوا کہ سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کیا جائے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دارائن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. ان لوگوں کا بڑا تعاون رہا. اور اب پھر ہم ان سے اپیل کرنا چاہیں گے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کے موقع پر, جبکہ اس رمضان شریف کی برکتیں شامل حال رہتی ہیں, ثواب بھی زیادہ ملتا ہے. نفل کا کام کرو تو فرض کے برابر ثواب, فرض کرو تو 70 گنا زیادہ اس کا ثواب. تو یہ طے کیا گیا ہے کہ رمضان شریف میں پھر ایک دورہ وہاں کا کیا جائے, اور افطار اور عید کا ان کا انتظام کیا جائے. تو ہم لوگوں نے وہاں پر لوگوں سے معلوم کیا کہ ایک فرد کو اگر افطار کیا جائے تو اس میں کتنا خرچ آئے گا. تو ان لوگوں نے بتایا کہ ایک فرد کو اگر آپ روزہ کھلواتے ہیں اور افطار کرواتے ہیں تو ہندوستانی 250 روپیہ لگے گا, اور عید کا سامان دیتے ہیں تو 2500 روپے. تو ہم یہ اپیل کریں گے کہ کم سے کم ایک آدمی کا, ایک فرد کا 250 روپیہ ہر آدمی دے کہ آپ کی طرف سے وہاں پر آپ کے بھائی مظلوم پریشان حال بھائی کو آپ افطار کا انتظام کرا سکیں. ایک فرد کے لیے ایک وقت کا کم سے کم یہ تو کریں. تو اگر اسی طریقے سے لوگوں کا تعاون حاصل رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کچھ خدمت ہو سکے گی. ناظرین, ابھی آپ نے ترکی کی تمام رودات جو ہے مختصراً حالات جناب محمد سعید نوری صاحب کی زبانی آپ نے وہاں کے حالات سنے ہیں. میری بھی آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ زیادہ میں زیادہ دل کھول کے مدد کریں تاکہ ترکی میں جو لوگ متاثرین جو ہے ان کی بھرپور مدد کی جا سکے, اور وہ رمضان کے روزے رکھ سکیں, عید منا سکیں, اور کچھ ہم ان کو خوشیاں دکھ سکیں. السلام علیکم. جزاک اللہ.